चलिए भाई, तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके थे कि लोक प्रशासन जो है वो कला क्यों नहीं है ना, या उसको विज्ञान ना मानने के पीछे क्या क्या तर्क हैं, है ना। हमने उसको विज्ञान क्यों नहीं माना है, तो उसके आगे का जो है हम लोग आज बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें पहली हेडिंग आपकी लगेगी इसकी लोक प्रशासन के क्षेत्र। लोक प्रशासन के क्षेत्र, ठीक है, काय के क्षेत्र, लोक प्रशासन के क्षेत्र, है ना। लिखेंगे इसमें, विभिन्न विद्वानों के मत के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र, लोक प्रशासन का क्षेत्र सरकार के कार्यों से निर्धारित होता है। सरकार के कार्यों से निर्धारित होता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र कैसे निर्धारित होता है बेटा? सरकार के कार्यों से, है ना। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर, द एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is determined by the area of the government, ठीक है। मतलब मैंने पहले भी बताया कि लोक प्रशासन जो है ना वो क्या है, सरकार के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसमें जो भी अधिकारी लगे हुए हैं वो जो काम कर रहे हैं उसको लोक प्रशासन कहा जाता है। सरकारी क्षेत्र, या चाहे वो कोई एक्सरे मशीन का संचालन हो, चाहे वो बाहर झाड़ू लगाने वाले हो, चाहे वो गटर साफ करने वाले हो, चाहे कोई भी हो, है ना। तो जो सरकार का एरिया है वही आपके किसका एरिया है? लोक प्रशासन का एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, प्रशासन के क्षेत्र के विषय में सामान्य तौर पर 4 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। There are 5 type of approach prevalent regarding the area of public administration. Regarding the area of 5 नहीं 4 लिखा है, 4 टाइप के, ठीक है। 4 प्रकार के जो क्या बोलते हैं क्षेत्र जो है वो क्या है, प्रचलित है। नंबर 1 है, पहला है रिगार्डिंग द एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहली इसमें जो अप्रोच है उसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, ठीक है। कौन सा दृष्टिकोण है भाई? पहला जो दृष्टिकोण है उसका नाम है व्यापक दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण है साहब? व्यापक दृष्टिकोण, ठीक है। कौन सा दृष्टिकोण है? व्यापक दृष्टिकोण। हेडिंग डाल लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। चलो भाई, ये मुझे कौन बताएगा व्यापक दृष्टिकोण क्या है? हाँ, और व्यापक दृष्टिकोण में एक बार बता चुका हूं, बताओ जरा। हाँ, जो इंटीग्रेटेड वाला है ना वही है। इंटीग्रेटेड में क्या था? कार्यपालिका, हाँ एकीकृत है। एकीकृत कोई तो व्यापक बोलेंगे। व्यापक दृष्टिकोण ये जिसमें जो सभी चीजों को शामिल कर लेंगे तो ही तो व्यापक होगा ना। वही बात यहाँ पे भी है, जो इंटीग्रेटेड है ना वहां पे वही व्यापक है यहाँ पर, ठीक है। लिख लो, इस दृष्टिकोण के तहत प्रशासन की प्रकृति, इस दृष्टिकोण के तहत प्रशासन की प्रकृति, the nature of administration under this approach is related to all the 3 organs of the government such as executive, legislative and judiciary, ठीक है। इस दृष्टिकोण के तहत प्रशासन की प्रकृति सरकार के तीनों अंगों, कौन कौन से? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से संबंधित है।
तीनों अंगों से संबंधित है। कौन कौन से हैं 3 अंग? एंड जुडिशरी, ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों से संबंधित है ना। प्रोफेसर व्हाइट ने इस दृष्टिकोण के आधार पर कहा है कि प्रोफेसर व्हाइट ने इस दृष्टिकोण के आधार पर कहा है कि प्रोफेसर व्हाइट सेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस approach that administration consists all those activities which fulfill public policy, कि प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना है। जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू, यहां पर दोनों चीजें हैं, सार्वजनिक नीति को लागू करना भी है और उसे पूरा। मैंने दोनों चीजें बताई। आपको केवल काम के लिए काम नहीं करना है, उसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक भी पहुंचना है। कल हमने इस बारे में चर्चा की थी कि एक तो है कि भाई मैं सिर्फ पढ़ा दूं, काम खत्म, और दूसरा क्या है, मैं पढ़ाऊं और उसका आप यूज भी कर पाए, आप उसको समझ पाए, ठीक है। तो कई बार प्रशासन जो है ना वो केवल ऐसे काम करने लग जाता है कि वो उसका काम केवल लक्ष्य पूरा करना है। नहीं, आपको काम भी करना है और लक्ष्य भी पूरा करना है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। टारगेट मिल गया आपको, आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार कुछ भी हैं आपको, या कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, आपको टारगेट मिल गया कि आपको 1000 लोगों को डिजिटल साक्षर बनाना है। तो आपने बस आधार कार्ड कलेक्ट कर लिए 1000 लोगों के, फॉर्म भरवा दिए, ठप्पा लगवा दिया, सरकार को पहुंचा दिया कि ये होगा डिजिटल साक्षर। आपने कोई प्रोग्राम संचालित नहीं, वो तो कागज के घोड़े दौड़ाना है ना, कागज के घोड़े दौड़ा, तो केवल कागज के घोड़े नहीं दौड़ाने, ठीक है। तो क्या लिखवाया मैंने इसमें, नीति को पूरा करना और लागू करना है, इंग्लिश में लिख लिया था यहां तक का। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखेंगे, लोक प्रशासन के विद्वान नीग्रो का मानना है कि, लोक प्रशासन के विद्वान नीग्रो का मानना है कि स्कॉलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीग्रो बिलीव दैट डैश लगा के लिखेंगे नंबर 1, बिलीव दैट डैश लगा के लिखेंगे नंबर 1, लोक समाज में सहयोगी, मतलब इसमें प्रशासन की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं वो, है ना, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहे हैं। क्या के बारे में, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नंबर 1, लोक समाज में सहयोगी एवं सामूहिक प्रयास, लोक समाज में सहयोगी एवं सामूहिक प्रयास, है ना, ही प्रशासन की प्रकृति है ना। The main administrative characteristic is cooperate and collective effort in public society. Cooperative and collective effort in public society. मतलब क्या हुआ इसका, क्या हुआ बताओ जरा, क्या मतलब हुआ, बताइए भाई अजय। अच्छा, समाज का सहयोग नहीं होगा तो क्या होगा। अब लाडली बहना योजना आई, कौन लेके आए, मामा। सारी बहनाओं को कितने रुपए दे रहे हैं, 3000 कर दिए। अभी हुए नहीं है, आएंगे उसके बाद करेंगे। अच्छा, जीतने के बाद करेंगे। देखो भैया क्या गजब का पॉइंट निकाला है,
हो सकता है जीतने के बाद योजना ही खत्म कर दे तो क्या बिगाड़ लोगे। अच्छा लेकिन सोचो थोड़ी देर के लिए कि मामा ने ये जो योजना निकाली, अगर कोई लाडली बहना फॉर्म ही ना भरे तो, फॉर्म ही ना भरे, जनता का सहयोग अगर ना हो, सरकार आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रही है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठो ही नहीं, फिर नुकसान नहीं। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक जनता का सपोर्ट ना हो। मैं तुम्हें पढ़ाने आऊं, तुम जैसे ही पढ़ाने आओ तुम लोग हो करने लग जाओ, फिर पढ़ा पाऊंगा? तो कलेक्टिवली तुमने डिसाइड कर रखा है कि हम हो करेंगे। मैं जैसे ही एक शब्द बोला तुमने हो किया, मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो पॉइंट मैं ये आपको क्लियर कर रहा हूं कि कोई भी निग्रो ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो कॉपरेशन पर और कलेक्टिव एफर्ट्स पर बेस्ड है। जनता का सहयोग नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? दूसरा पॉइंट, यहां पर हम लोग काय की बात कर रहे हैं? क्षेत्र की, कि इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो जनता का सहयोग भी इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ इसी का ही है, कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। अब ये एक ही अप्रोच चल रही है अभी तक। कौन सी अप्रोच? कॉम्प्रहेंसिव या वृहद, जैसे हमने बोला था, व्यापक। कार्यपालिका विधायिका एवं न्यायपालिका से संबंधित है। अगला पॉइंट है, यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। इट इज अ पार्ट ऑफ, it is related to executive, legislative and judiciary related to कैसे executive, legislative and judiciary कैसे related है? कार्यपालिका विधायिका। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आप लोगों के दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में, अगर क्वेश्चन ही आ जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या है, वृहद अप्रोच क्या है, तो आप लिखेंगे कि भाई फलाने फलाने विद्वान के अनुसार इसमें कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका को शामिल किया जाता है। लेकिन एक और विद्वान है निग्रो, उनके अनुसार जनता का सहयोग, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन सभी को समावेशित जो करे उसे हम लोग कहेंगे लोक प्रशासन। ठीक है, लोक प्रशासन ही कहेंगे, वो परिभाषा ही आ रही है एक तरीके से। ठीक है, पर वो व्यापक क्षेत्र की है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला पॉइंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। ये किसने बोला? निग्रो ने। यह राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है। नेक्स्ट है, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ प्राइवेट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। यह निजी समूहों और व्यक्तियों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इट इज क्लोजली एसोसिएटेड with private individuals and, हाँ ठीक है चले, ये तो हो गया हमारा कौन सा दृष्टिकोण? व्यापक दृष्टिकोण। अब इसका एक और दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण? संकुचित दृष्टिकोण, है ना, नैरो अप्रोच। कौन सी अप्रोच? नैरो अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन की प्रकृति का संबंध केवल कार्यपालिका से है। प्रशासन की प्रकृति का संबंध केवल कार्यपालिका से है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is concerned only with the executive branch.
ओनली विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। कैसे संबंध? एग्जीक्यूटिव से, केवल कार्यपालिका से। इस संबंध में साइमन का मत है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू साइमन, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, प्रशासन की प्रकृति उन क्रियाओं से संबंधित है, प्रशासन की प्रकृति उन क्रियाओं से संबंधित है जो कि केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा के द्वारा संचालित होती हैं। मतलब क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू सिमन, द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन refers to those activities that are performed by the executive branch of central, state and local body government। अब देखो सिमन भाई साहब ने, जो साइमन भाई साहब हैं, इन्होंने एक बात कही है। क्या बात कही है इन्होंने? कि केंद्र सरकार, कौन सी सरकार? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कौन सा आर्टिकल है बताओ जरा? राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं इनको। राज्य की परिभाषा दी है आर्टिकल नंबर 12, और कौन से में? 35 की 36, 52 में, 35 में, 36 में, 35 में नहीं 36 है। 36 में ये कहा गया है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में दी गई है, उसमें भी कुछ अलग नहीं कहा गया। ठीक है, तो ये क्योंकि देखो केंद्र सरकार में भी 3 चीजें होंगी, कौन कौन सी? विधायिका, विधायिका में क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों आते हैं विधायिका, तीनों विधायिका के अंग हैं। ठीक है, फिर आती है केंद्र में कार्यपालिका आती है ना, जिसमें मंत्री भी आते हैं और ऑफिसर्स भी आते हैं। फिर आती है जुडिशरी, तो केंद्र की जुडिशरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर राज्य आ गया, राज्य में कौन कौन से आ गए? विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, ये क्या हो गया उसकी विधायिका। फिर कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? स्थायी अस्थायी दोनों आ जाते हैं, तो ये राज्य का हो गया। फिर राज्य की जुडिशरी में कौन आता है? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, फिर लोकल बॉडी में क्या आ जाता है? नगर निगम, नगर पालिका, फलान ढिमकाना, है ना। लोकल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव है वो आ गए, और लोकल जुडिशरी में क्या आ गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो इन तीनों में ही तीनों ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब इसमें विधायिका और न्यायपालिका को तो हटा दो, क्योंकि हम कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं? नैरो अप्रोच। नैरो अप्रोच है ना, वाइडर अप्रोच में ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल थे, कौन कौन? विधायिका और कार्यपालिका। लेकिन नैरो अप्रोच में ये शामिल नहीं है। नैरो अप्रोच में केवल एक ही चीज चलेगी, कौन? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। ठीक है, तो केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका और स्थानीय कार्यपालिका, ये तीनों के द्वारा जो भी क्रियाएं संपादित की जाती हैं वो सारी की सारी क्रियाएं काय में आती हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में आती हैं। ये किसका विचार है? साइमन का। साइमन, इसीलिए साइमन को गो बैक कर दिया था, ठीक है ना। ठीक है, तो साइमन गो बैक के नारे कब लगे थे? 27 में तो आया ही नहीं था वो, नहीं आया। 27 में बना था, फरवरी 1928 में आया था।
जब आएगा तब भगाएंगे ना। ठीक है, फरवरी 1928 में आया था, फिर 1929 में आया, 1930 में रिपोर्ट दी। उस पर क्या हुआ? गोलमेज सम्मेलन। कहां पे? लंदन में। कितने हुए? महात्मा गांधी ने कौन से वाले में हिस्सा लिया? दूसरे वाले में। कांग्रेस ने कौन से में हिस्सा लिया था? दूसरे में ही तो लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि तो गांधी जी थे। ठीक है, अंबेडकर साहब ने कौन से में हिस्सा लिया था? तीनों में लिया था। अंबेडकर साहब किस बात पे अड़ गए? सांप्रदायिक पंचायत। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, उसको ही सांप्रदायिक पंचायत बोलते हैं। फिर इस बात पे कौन सा समझौता हुआ था? अरे पूना पैक्ट। किस किस के बीच में? पूना पैक्ट 3 नंबर में आता है। पूना पैक्ट 3 नंबर, तो आप बिल्कुल उसको लेकर के आप रखें। ठीक है, फिर इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए का दौर चला था। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? दूसरे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए, खैर संकुचित अप्रोच हो गया। चलिए, इसके बाद लिखेंगे पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण। पोस्ट कोर्ब अप्रोच है। हाँ, यही तो मुझे बता रहे थे। हाँ, पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण, पोस्ट कोर्ब अप्रोच। ये इसको हिंदी वाले भी ये लिखेंगे। हाँ, हिंदी वाले भी क्या लिखेंगे? ये 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, पोस्ट कोर्ब अप्रोच। ठीक है, लिखेंगे इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि दिस अप्रोच बिलीव दैट, इस दृष्टिकोण की मान्यता है कि प्रशासन की प्रकृति में कुछ महत्वपूर्ण तत्व आवश्यक हैं। This approach believes that some element is necessary in the nature of administration. In the nature of administration, है ना? तो अब आप लिख लेंगे ऐसे POSDCORB। हाँ, CO साथ में आएगा, माफ करना, ये CO ऐसे होगा, है ना, छोटा होगा ये। ठीक है, तो अब देखो इसमें 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 एलिमेंट जो है ना वो प्रशासन में इंपॉर्टेंट है ना। देयर आर 7 मेन एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट कोर्ब अप्रोच। तो इसमें फर्स्ट कौन सा है? P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्शन, CO से कोऑर्डिनेशन, R से रिपोर्टिंग, अरे पता नहीं क्या हो रहा है इसको, रिपोर्टिंग, और B से बजटिंग। सबसे पहले, सबसे आखिरी में रखा सबसे इंपॉर्टेंट को। ठीक है, लिख लो, ये लिख लो फटाफट। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। These are 7 main element of public administration। ठीक है, ये 7 महत्वपूर्ण अंग है काय के? लोक प्रशासन के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अभी कभी ये 7 के साथ याद करो। ये 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन है जो आता ही आता है। तो मैं थोड़ी देर में पूछूंगा, फिर तुमको याद होना चाहिए, मेरे को बाकी मतलब नहीं है। लिख लो, उसके बाद मुझे याद। हिंदी वाले भी लिख लेंगे इसमें, 101% यही रहेगा। फिर तो मामला ही बिगड़ जाएगा ना। अगर आप सीक्वेंस ये नहीं रखोगे तो फिर मामला पूरा ही बिगड़ जाएगा, है ना।
पहला क्या है, योजना बनाना, ठीक है। दूसरा क्या है, संगठन बनाना, हिंदी वाले लिख लो, योजना बनाना। दूसरा क्या है, संगठन बनाना। तीसरा क्या है, कर्मचारियों की नियुक्ति। चौथा निर्देशन, निर्देशन, ठीक है। फिर यानी समन्वय करना। फिर रिपोर्टिंग मतलब कि प्रतिवेदन देना, ठीक है। क्या देना, प्रतिवेदन देना या अपनी रिपोर्ट सबमिट करना, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बजट तैयार करना, ठीक है। किसी भी काम को अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो काम सफल होगा। पहले बजट नहीं होना चाहिए, बजट आखिरी में ही आएगा, क्योंकि जब तक आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तब तक आप बजट कैसे बनाओगे। आपको पता हो स्टाफ कितने हैं, पहले आपने बजट बना लिया 1000 रुपए का, फिर आपको पता चला अरे इसमें तो 5 लोग लगेंगे, स्टाफिंग बाद में की ना आपने। इसलिए बजट सबसे आखिरी में इसलिए रखा है क्योंकि सारे पैरामीटर जब क्लियर हो जाएंगे तो हमें पता लगेगा इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा, तो आखिरी में बजट बनेगा। समझ में आई? सबसे महत्वपूर्ण है पर वो सबसे अंत में आएगा, ठीक है। तो इस अप्रोच को क्या कहा जाता है, पोस्ट कॉर्ब अप्रोच, ठीक है। चल अब मुझे जरा बताओ पोस्ट कॉर्ब का मतलब। पोस्ट कॉर्ब में कौन कौन सी चीजें, नीचे नहीं देखेगा कोई भी, है ना। बताओ प्रिया। हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सब देख लेना। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। आरती नीचे से ऊपर बताओ, सबसे आखिरी में क्या आएगा। हाँ, फिर हाँ ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन, हाँ ठीक है, उसके ऊपर बताओ है, फिर हाँ, अरे रिपोर्टिंग तो बता के चले गए ना। नीचे से ऊपर भी एक बार देख लो, ऊपर से नीचे भी देख लो, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, ना, पब्लिक वेलफेयर अप्रोच। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, पब्लिक वेलफेयर अप्रोच। पब्लिक वेलफेयर अप्रोच लिखेंगे। इस दृष्टिकोण के विद्वानों का यह मानना है कि, इस दृष्टिकोण के विद्वानों का यह मानना है कि प्रशासन की प्रकृति का मतलब जनता की सेवा करना है। प्रशासन की प्रकृति का मतलब जनता की सेवा करना है। क्या है? जनता की सेवा। ठीक है, और देखेंगे इस दृष्टिकोण के तहत एल डी वाइट प्रशासन की प्रकृति को अच्छी जिंदगी जीने और लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मानते हैं। और लक्ष्य की प्राप्ति का क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। लिख लेंगे, स्कॉलर ऑफ दिस अप्रोच बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंट टू सर्व द पब्लिक बाय नेचर, meant to serve the public by nature, meant to serve public by nature. Under this approach, L.D. White considered the nature of administration
as a means to achieve goal as a mean to achieve goal of good considered the nature of administration as a means to achieve a good and valuable life. And valuable life. चलिए भाई, तो मैंने आप लोगों को टोटल 4 दृष्टिकोण बताए हैं. कितने दृष्टिकोण? 4. पहला दृष्टिकोण क्या था? हट जाओ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जो मैंने बोला वो सुनना है. ठीक है? व्यापक, फिर संकुचित, पोस्ट कोर्ब और लोक कल्याण. ये 4 अप्रोच है. ठीक है? तो अगर ये आ जाए कि क्वेश्चन अगर ये आ जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ये चारों क्षेत्रों को लिखेंगे. ठीक है? और अगर इनमें से कोई इंडिविजुअल एक आ जाता है काहे के लिए 3 मार्क में या 5 मार्क में, तो आप उसको भी इसी तरीके से लिखेंगे. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते समय एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये जो विद्वान है ना, इनके नामों का जिक्र जरूर करना है. कहीं इनके नामों का जिक्र करोगे तो ही सोने पे सुहागा लगेगा, अदरवाइज फिर वो हल्की बात लगेगी, ऐसा लगेगा कि आपने अपने मन से बोल दिया. ठीक है ना? चलिए, क्या बात कर रहे थे हम लोग? हेडिंग डालेंगे महत्व, इंपॉर्टेंस. काय का इंपॉर्टेंस? लोक प्रशासन का, है ना? प्रशासन का महत्व तो हम पढ़ चुके हैं पहले. अभी हम लोग काय का महत्व पढ़ रहे हैं. अच्छा, प्रशासन. अच्छा, मुझे बताना जरा, आप लोग बताइएगा कि ये इसमें छोटा वाला गोला क्या है और बड़ा वाला एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है? प्रशासन बड़ा है कि लोक प्रशासन बड़ा है? आप कहेंगे प्रशासन बड़ा है. अब कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये है प्रशासन और ये है लोक प्रशासन, और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये है प्रशासन और ये है लोक प्रशासन. अर्थ समझ में आया है? जो नैरो अप्रोच वाले हैं वो ये मानते हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नैरो अप्रोच वाले हैं वो क्या मानते हैं, ये कि प्रशासन बहुत बड़ा है पर उसमें एक छोटा सा हिस्सा है लोक प्रशासन का जो केवल कार्यपालिका से संबंधित है. और कुछ का क्या मानना है? व्यापक वाले, उनका मानना है कि प्रशासन से तो छोटा है पर उतना छोटा भी नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार के सारे काम आ जाते हैं. ठीक है? चलिए, महत्व लिखेंगे. नंबर 1 पॉइंट, ना महत्व. किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक विकास को तीव्र करने के लिए किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास को तीव्र करने के लिए एक बेहतर प्रशासन आवश्यक है. A better administration is needed to accelerate the social, economical and political development of any country. लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है. लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है. नंबर 1 पॉइंट, हाँ, नंबर 1 पॉइंट, वी कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन फॉलोइंग पॉइंट्स. नंबर 1,
ना। नंबर 1 इसमें हेडिंग डालेंगे नियामकीय पहलू के रूप में, इन पॉइंट ऑफ या इन फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी बॉडी, नियामकीय पहलू के रूप में बॉडी। ठीक है। अच्छा देखो लोक प्रशासन क्या करता है, आप मुझे बताइए। अभी अगर प्रशासन ना हो तो भंवरकुआं चौराहे पे ऐसा जाम लगेगा, लगा ही था बीच में, है ना। कब? 9 अगस्त को, जनजातीय गौरव दिवस के दिन। इतना घुमाया, इतना घुमा घुमा के भेजा, हम जा ही नहीं पाए। ये दोनों तो जा नहीं पाए, हम तो पहुंच गए थे। कहीं जाना था, हमारा लक्ष्य था कुछ। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये क्या करता है, मानवीय व्यवहार को रेगुलेट कर रहा है। हर आदमी चोर बन सकता है लेकिन चोर नहीं बन पा रहा, क्यों? क्योंकि पुलिस खड़ी है डंडा लेके। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही? ठीक है। तो नियामकीय पहलू के रूप में ये क्या करता है, बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। इसमें लिख लो सब पॉइंट, रेगुलेट में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता है ना, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता है। करों की वसूली कर लेता है, नहीं तो कोई आदमी टैक्स ही नहीं दे, है ना। कलेक्ट टैक्सेस, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या रखता है? बनाए रखता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। न्यायालय के निर्णयों को लागू करता है। इट मेंटेन, वो लिख लिया ना, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन, है ना। नेक्स्ट है, न्यायालय के निर्णयों को लागू करने का कार्य करता है। न्यायालय के निर्णयों को क्या करने का? इंप्लीमेंट करता है ना। इंप्लीमेंटिंग कोर्ट डिसीजंस। तो ये तो सारे महत्व हो गए काय में, नियामकीय पॉइंट में। अब अगला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट पॉइंट के हिसाब से ही। यह लोक नीतियों के निर्माण में सहायक होता है ना। इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज। and their implementation and evaluation। यह पॉलिसीज को लागू भी करवाता है और उनका मूल्यांकन भी करता है। अगला पॉइंट है, हेडिंग डाल ली क्या, पर ये डायरेक्ट पॉइंट है, कोई बात नहीं। यह उन उसमें सब पॉइंट है, हाँ, फिर उसके बाद सीधे पॉइंट पॉइंट है ना। क्या लिखा है मैंने? हाँ, नीतियों को बनाने। वैसे अगर चाहो तो इसमें भी तुम 3 सब पॉइंट बना सकते हो, है ना। इन पब्लिक पॉलिसी डाल करके, इट इज हेल्पफुल इन पब्लिक मेकिंग पब्लिक पॉलिसीज, हेल्पफुल इन इंप्लीमेंटिंग देम एंड एवेल्युएशन। एवेल्युएशन के बाद क्या होगा? करेक्शन में भी हेल्पफुल होता है एंड करेक्टिंग देम, ये भी कर सकते हो। पर इतना क्यों अननेसेसरी इसको स्ट्रेच करना, समझ लो इसको। यह क्या करता है? सरकारी जो जनता के लिए, जो कल्याण के लिए जो पॉलिसीज होती हैं उनको बनाने का काम करता है। दूसरा, उनको लागू करने का काम करता है। तीसरा, उनका मूल्यांकन करने का काम करता है कि पॉलिसी कितनी बेहतर है, सही है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया। तीसरा पॉइंट, नहीं हेडिंग नहीं है, डायरेक्ट है। यह सभ्यता के रक्षक के रूप में कार्य करता है। यह सभ्यता के रक्षक के रूप में कार्य करता है।
करता है, मानते हो इस बात को? है ना? इट वर्क एज द प्रोटेक्टर ऑफ कल्चर, वर्क एज द प्रोटेक्टर ऑफ कल्चर। कैसे भाई? कैसे करता है? चलो वो भी मान सकते हैं। दूसरा हम क्या मान सकते हैं कि हमको नैतिक बनाए रखने में भी तो काम कर रहा है। अगर ये सब चीजें ना हो तो हम कहाँ नैतिक, मानवीय सभ्यता जो है वो सभ्यता ही नहीं रह जाएगी। अब वो नायक मूवी में बताया था एक एग्जांपल मैंने कि अगर सिस्टम हट जाए एक दिन के लिए तो वो जो दुबला पतला सा आदमी है लुंगी में, वो भी एक टीवी घरवाले के लिए और एक बाहर वाले के लिए लेके जाएगा, और 2 टीवी लेके जाता है ना, बोलता है एक घर वाले के लिए एक बाहर वाले के लिए। तो ये आप सभ्यता का रक्षक है। आप देखो एक जगह से अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दो, आप देखेंगे कभी कारें फूंक दी, कभी ट्रक जला दिए। ये जो दंगे वंगे जो होते हैं ये कैसे हो रहे हैं? इनको ये क्यों नहीं होते हैं? सामान्य अवस्था में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है ना ये, तो ये कल्चर का प्रोटेक्टर भी है। नेक्स्ट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डोनहम के अनुसार यदि हमारी, अकॉर्डिंग टू डोनहम के अनुसार यदि हमारी सभ्यता असफल होती है, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो इसका एक मुख्य कारण हमारे प्रशासन का पतन होगा। अकॉर्डिंग टू डोनहम, इफ आवर सिविलाइजेशन फेल, then administration failure is the main cause behind this। ठीक है, अगर हमारी सभ्यता फेल होती है तो इसका एक मुख्य कारण क्या है? हमारे प्रशासन का पतन। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर जो है ना वो हमारी सभ्यता के फेलियर का कारण होगा, कहीं से भी आप देख लें। ठीक है ना? नेक्स्ट है, ये समझ में आया ना पॉइंट? मेन कॉज बिहाइंड दिस है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के कारण ही हमारी सभ्यता क्या होगी? फेल। अब चलो छोड़ो, देखो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में आप किसका फेलियर मानते हैं? सरकार सब जगह एक जैसी होती है, सरकार में जो नेता होते हैं वो सब जगह एक जैसे ही होते हैं, पर अगर कोई सिस्टम टिका हुआ है तो वो किस वजह से टिका हुआ है? उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। किसकी वजह से? अगर हमारे रॉ के लोग, हमारे मिलिट्री के लोग, हमारे जो अदर एजेंसीज हैं उनके लोग फेल हो जाएं तो अगल बगल वाले जितने देश हैं ना सब बैठे हुए हैं, आंख गड़ा करके बैठे हुए हैं। काहे के लिए? भारत के सोशल सिस्टम को हिलाने के लिए, भारत के इकोनॉमिकल सिस्टम को हिलाने के लिए बैठे हैं ना, वो सब बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। और उसमें चीन तो अपनी छोटी छोटी आंखों से बड़ी दूर दूर की चीजें देखने की कोशिश करता है ना, है? एक टर्म होता है ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद। सुना है आपने इसके बारे में? क्या होता है सीमा पार आतंकवाद? बताओ जरा 3 नंबर में, सीमा पार आतंकवाद 3 नंबर में बताओ। अभी कल मैंने एक वो देखा है कि ड्रोन के माध्यम से जो है ना, वो आप लोगों ने देखा? अच्छा, मैंने ही बताया था। पाकिस्तान, मतलब आप सोचिए टेक्नोलॉजी तक का यूज काहे के लिए कर रहा है? ड्रग्स की तस्करी के लिए। मतलब पाकिस्तान के ड्रोन तक जो है ना वो आतंकवादी हो गए। ये सीमा पार आतंकवाद का मतलब है जहां पर आतंकवाद का केंद्र जो है ना वो कहीं और है ना। और
किसी दूसरे देश में वो आतंकवादी एक्टिविटीज कर रहा है। जैसे पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन भारत के कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे, या नेपाल बेस्ड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत के, यही दो बेस निकलते हैं। आप देखो, बांग्लादेशी बेस, चीन कभी भी अपने देश में बेस नहीं बनने देता है, ये सब होते स्पॉन्सर्ड चीन से ही। अच्छा, आप देखेंगे कि लंबे समय से बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई है क्या? नहीं हुई। कहां हुई? पहले लगातार हर दो तीन साल में एक बड़ी आतंकवादी घटना हो रही थी। इसका मेन कारण पता क्या है? पैसा नहीं है। इंडियन करेंसी जो है ना, वो छापने की जो वो थी, क्या बोलते हैं, टेक्निक, वो चाइना ने सीख ली, तो फेक करेंसीज छापने लग गए। या इंडियन करेंसीज को इकट्ठा करके आतंकवादियों को डंप किया, आतंकवादियों को दिया। अब हमने क्या किया, पुरानी वाली करेंसी सब नए पैसे लेकर के आ गए, और नए पैसे लेकर के आ गए तो क्या हो गया, वो जो चीन के पास में या बांग्लादेश के पास में जो पुरानी करेंसी भर के रखी थी उनने बोरों में, जिसके माध्यम से वो आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे थे, वो फंडिंग हो गई खत्म। और जब वो फंडिंग खत्म तो उनका प्लान खत्म। समझ में आ रही बात की नहीं? 2000 का नोट बंद कर दिया, 2000 का नोट, 500 का नोट भी बंद कर देना चाहिए। अब 500 का नोट बंद हो जाए तो आप देखो, जो भ्रष्टाचार की समस्या है ना, उस पर अंकुश लग जाएगा। क्यों लग जाएगा अंकुश? अब भाई साहब, अगर आपको 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगनी है तो आप 10 लाख रुपए मांगोगे तो आप कैश में ही है, तो बोरा भर के लेके आएगा आदमी, ऐसे करके लेकर के आया, बोले साहब बताओ कहां पटक दें। और सोचो अगर 5-10 रुपए के सिक्के ही चलाए केवल, तो ट्रक भर के या ट्राली भर के आए 2 मजदूरों के साथ में, वो फावड़ा और गेती लेकर के आए, फावड़ा तगारी लेकर के, वो तगारी भर भर के सर पे लेके पूरा मोहल्ला देखने आया। बोले क्या है? वो रिश्वत के 10 लाख रुपए आए थे, पूरा खानदान मिलके जो है वो सिक्के गिन रहा है। ठीक है, अभी इधर एक एजेंसी में कार लेने गया हूँ, शायद मर्सिडीज या BMW, तो पूरे सिक्के में पेमेंट किया उसने। बाइक नहीं थी, एक कार भी थी, बाइक का भी सुना। कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग पागल। पूरे एजेंसी वाले देखने में लगते थे। अब मना नहीं कर सकते, पता है आप? नहीं, आप इंडियन करेंसी का अपमान नहीं कर सकते। ये जो होता है ना, वो 5 का सिक्का नहीं लूंगा, 2 का सिक्का नहीं लूंगा, ये बता 10 का सिक्का नहीं लूंगा मैं। एक दिन मैं गया इसके साथ चाय पीने, उसने 10 का सिक्का दे दिया, मैं नहीं लूंगा 10 का सिक्का। इंडियन करेंसी का अपमान नहीं कर सकते आप, हालांकि करते हैं लोग बाग, अब क्या कर सकते हैं उसमें। चलिए खैर, वापस आ जाते अपने विषय पर। हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? देखेंगे, प्रशासन समाज की शुद्धता को बनाए रखता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, प्योरिटी ऑफ सोसाइटी समाज की शुद्धता को या शुचिता को बनाए रखता है ना। चलिए, इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें तो ये राजनीतिक व्यवस्था का की रक्षा करता है। अगला पॉइंट है, यहां से लिखेंगे आप लोग इंग्लिश वाले, इट मेंटेन पॉलिटिकल ऑर्डर, राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखता है ना। अच्छा, ये किसने बताया? ये जो मैं नीचे आपको लिखवा रहा हूं ना, ये किसने बताए? इनके, इन महोदय का नाम लिख लो। किसके? गेराल्ड केडन। अकॉर्डिंग टू गेराल्ड, कौन से? डोन हम तो हो गए, साइड में हो गए। हाँ, उसके बाद ये वाले जहां से मैं अभी लिखवा रहा हूं ना, अब आपको लिखवाऊंगा, वो है ना। गेराल्ड केनेडन के अनुसार है,
पहला पॉइंट जो मैंने अभी लिखवाया, राजनीतिक व्यवस्था का रक्षा करता है, ये गेराल्ड कैनेडन के अनुसार है। और अब मैं जितने भी लिखवाऊंगा ये सब गेराल्ड कैनेडन के अनुसार है। किसके अनुसार है? गेराल्ड कैडन। हाँ कैडन। पहला क्या है? पहला। दूसरा, मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। है ना, समाज में स्थिरता और व्यवस्था को बनाए रखता है ना। ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप प्रदान करता है ना। प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल फॉर्म टू सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई यार। ये सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप देता है, ये बात मेरे को समझ में कम आई। कोई समझा सकता है? समझाओ जरा। सामाजिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप देना। मैं समझाता हूं। पहले बाल विवाह होता था ना, है? पर अभी बाल विवाह को बंद कर दिया है, तो सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ कि बाल विवाह नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बाल विवाह कर रहा है तो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म यानी एक संस्था है पर्टिकुलर उसके लिए कि वो उसको रोकेगी। महिलाओं को सशक्त करना है, सामाजिक परिवर्तन है ना ये, है? तो इस महिला सशक्तिकरण को शक्ति देने के लिए एक महिला आयोग नाम का संगठन बना हुआ है। महिला आयोग काय का हिस्सा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो हिस्सा है। जो हमने अभी अप्रोच पढ़ी है उन अप्रोच के अनुसार हम पढ़ पा रहे हैं ना, है? तो ये क्या कर रहा है, जो सोशल चेंजेस है अगर कोई उनमें बिलीव नहीं कर रहा है तो ये इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दे रहा है, उनको मान्यता दे रहा है। क्या दे रहा है? मान्यता दे रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। यह विशाल स्तर पर वाणिज्यिक सेवाओं को बनाए रखता है। मेंटेन कमर्शियल सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल। अगला पॉइंट, आर्थिक विकास एवं वृद्धि को बनाए रखता है। आर्थिक विकास एवं वृद्धि को क्या करता है? बनाए रखता है। समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करता है। प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इट प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट है, यह लोक मत के निर्माण में भूमिका अदा करता है। काय के निर्माण में? लोक मत के निर्माण में भूमिका अदा करता है। लोक मत पब्लिक ओपिनियन, मतलब जनता शिवराज सरकार को अच्छा मानेगी या बुरा मानेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। नहीं आ रही बात समझ में? अरे ना, अरे लाडली लक्ष्मी तो अलग मैटर है, तो सर अच्छा काम करेगी तो उसको मत देंगे। इससे फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार से फर्क नहीं पड़ता है। आप पुलिस वाले के पास जाओ और पुलिस वाला आपको एकदम कहे आइए सर आइए सर आइए, तो आप कहोगे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस वाले को नहीं दोगे आप, किसको दोगे सीधा क्रेडिट? सरकार को। उन्होंने जो योजना बनाई है वो योजना का इम्प्लीमेंट, योजना तो ठीक है, योजना भी कौन बनाता है? शिवराज सिंह चौहान नहीं बना रहे, ब्यूरोक्रेसी बना रही है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बना रहा है ना। वही उनको ज्ञान गणित देता है कि इस टाइम पे ये वाली योजना निकाल दो आप। अपोज कौन करेगी? अप्रूव वो तो मैटर ही अलग है,
वो फायदे और नुकसान को लेकर के अप्रूव करते हैं। नहीं तो 1000 रुपये शिवराज सिंह सरकार कभी ना दे। कर्जे में चल रही सरकार, कर्जे में चल रही भाई साहब। वोट के लिए पैसे बांट रहे हैं। और क्या, 3000 रुपये वोट, 3000 रुपये महीना वोट। सर डेली कहीं भी जा रहे हैं पैसे ही बांट रहे हैं। कल स्कूटी बट वो स्कूटी का चल रहा है अभी। आप समझो साहब, स्कूटी तो जरूरी है, वही स्कूटी योजना है जो 12वीं की। हाँ वही बात है। ठीक है कोई बात नहीं, लड़कियां जो आती हैं उनको भी समझ में आ गया ना, समझ में आ गया पॉइंट। बस ठीक है, बस ठीक है। अब दुखी मत हो कि मेरे को स्कूटी नहीं मिली है। तुम्हारे टाइम पे तुम्हें मोबाइल मिले होंगे, लैपटॉप तो बस 3 महीने की बात हो रहा है, फिर मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेगा। चलिए भाई ठीक है, ये हो गया मैटर क्लोज। क्या बताया मैंने, लोकमत के निर्माण में ये क्या करता है, भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट, तो बाहर में जान दो। अगला पॉइंट हेडिंग लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग, इसकी कमियां या सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लिमिटेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लिखिए, लोक प्रशासन की सीमाओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं, है ना। क्या लिखोगे इसको ना। पहला पॉइंट, भारत में सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है। भारत में सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है। जिसके कारण लोक प्रशासन की भूमिका सीमित हो रही है। इन इंडिया वी आर अडॉप्टिंग policy of liberalization, policy of liberalization by which role of public administration ना, क्या बोलेंगे, बीइंग लिमिटेड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कैसा हो रहा है, लिमिटेड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आया कैसे। अब देखो, प्राइवेटाइजेशन अगर होगा, अभी हर चीज में प्रोडक्शन सरकारी कर रही हो, तो सरकार का कोई भी काम अगर हो रहा है तो कैसा हो रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सरकार कहे कि सरकार अब ट्रेन नहीं चलाएगी, तो फिर ट्रेन कौन चलाएंगे, निजी लोग, और निजी लोग चलाएंगे तो उसे निजी प्रशासन कहेंगे या लोक प्रशासन कहेंगे। लोक का मतलब ही है सरकार, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला प्रशासन, तो उसे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे या उसे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। सरकार कर रही है अगर तो, और निजी व्यक्ति कर रहा है तो प्राइवेट। अगर रेलवे हो गई प्राइवेट तो क्या कहा जाएगा, प्राइवेट। तो सरकारी तो खत्म हो गया ना, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, क्योंकि सरकार डाउन साइजिंग, हिंदी में भी डाउन साइजिंग ही लिखेंगे, डाउन साइजिंग में विश्वास रखती है ना, विश्वास रख रही है। बिकॉज करंट गवर्नमेंट बिलीव इन डाउन साइजिंग, बिकॉज करंट गवर्नमेंट बिलीव इन डाउन साइजिंग, that is why role of public administration, role
of public administration become weaker, क्योंकि सरकार डाउन साइजिंग में विश्वास रख रही है, इसीलिए लोक प्रशासन की भूमिका कमजोर हो रही है। ठीक है, अब एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, डाउन साइजिंग क्या होता है? बताओ, व्हाट इज डाउन साइजिंग? ना 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 ना, मुझे पूरा यकीन था तुम लोग यही बोलोगे। वो तो ट्रिकल डाउन होता है। डाउन साइजिंग, देखो जब भी शब्द आ जाए डाउन साइजिंग, तो नरेंद्र मोदी जी का एक डायलॉग याद रखिएगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। कम संसाधनों में अच्छा, सरकारी लोग कम होंगे पर संसाधन आपको ज्यादा उपलब्ध करवाए जाएंगे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, तो लिख लो, ब्रैकेट में कहीं लिख लो, नोट लगा के या कैसे भी। डाउन साइजिंग का अर्थ क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ है इसमें? ठीक है, अगला लिखेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि हम ई गवर्नेंस जैसे पहलुओं को स्वीकार कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अडॉप्टिंग aspect like e-governance, जैसे पहलुओं को स्वीकार कर रहे हैं, है ना, ब्रैकेट रख लो, जैसे G2C, G2G मॉडल, G2C और G2G मॉडल। कस्टमर आपका जो है सिटीजन है, यहाँ पर सी का मतलब सिटीजन होगा। ठीक है, क्योंकि सरकार व्यापारी थोड़ी ना जो कंज्यूमर तक पहुंचेगी, है ना, सरकार क्या है? सिटीजन। सरकार सिटीजन तक पहुंचेगी, है ना। आप जैसे अब आप देखो, पहले तो मुझे ये बताओ मैंने लिखवाया क्या इसमें? हाँ, इंग्लिश में कुछ लिखवाया क्या? बिकॉज वी आर अडॉप्टिंग एस्पेक्ट लाइक ई गवर्नेंस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जी मॉडल। ठीक है, दैट इज वाई रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिक्रीज। इस कारण भी लोक प्रशासन की भूमिका कम हो रही है। ये समझ में आया कैसे हो रही है? अब सरकार ने जब एक एप्लीकेशन ही बना दिया कि इस एप्लीकेशन पे अपने सारी डिटेल लॉन्च करो आप, और 3 दिन बाद जो है वो अपना जो भी है आधार कार्ड है या जो भी संशोधन आपको करवाना है, जो भी कार्ड बनवाना, जो भी बनवाना है, वो वहीं से डाउनलोड कर लो। तो आपको चक्कर लगाने हैं क्या ऑफिसों के? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे लोगों को जो है वो कम करके किसको अपना लिया? टेक्नो को। सरकार क्या हो रही है? टेक्नो फ्रेंडली। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इससे रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अभी तक हम डिपेंड करते थे कि हम जिस अधिकारी के पास जाएंगे उसका स्वभाव कैसा है, उस पर डिपेंड करता था कि वो हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। हम हाथ जोड़ के घूमते थे, बाबूजी कर दो, साहब कर दो। साहब एक साइन करने के लिए 4 दिन चक्कर लगवा रहे। पर अब ड्यू टू टेक्नोलॉजी और ड्यू टू G2C मॉडल, गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल, आप क्या कर रहे हैं? सरकारी सेवाएं सीधे आपके द्वार हो रहा है ना, है? ऐसे पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं, कई सारे ऐसे पोर्टल हैं। अब जैसे पहले होता था, जैसे मुझे याद है मैंने फॉर्म भरे थे अपने इंजीनियरिंग के लिए और सब चीज़ों के लिए, तो उस समय ऐसे ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते थे। स्कूल के फॉर्म भी होते थे, तो बाकायदा आप स्कूल जाओ, पहले फॉर्म लेकर के आओ, फिर पूरा फॉर्म भरो, आप उसकी फोटोकॉपी कराते थे, पहले फोटोकॉपी भर रहे,
फिर स्कूल जा रहा है साइकिल से, कॉलेज में उसका साइकिल से जा रहे, फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, ये सब चीजें होती थी। अब क्या होता है? ऑनलाइन। आप मंदसौर में बैठे हुए हैं और डीएवीवी का फॉर्म भर रहे हैं, आपको यहां तक आने की जरूरत है नहीं। हमें लखनऊ का फॉर्म भरना था, हम लखनऊ गए, वो ऑटोनॉमस स्कूल कॉलेज था तो उसके फॉर्म खुद ही निकालता था वो, तो हम उसके फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, फिर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, फिर बार बार वो रिजल्ट देखने के लिए जा रहे हैं कहीं। अब तो रिजल्ट कैसे दिखता है? ऑनलाइन है, इजी। तो यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर ये इस तरीके से इसका रोल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। नेक्स्ट क्या लिखवाया मैंने, कहां तक लिखवाया था? देखेंगे नवीन लोक प्रबंधन में या नवीन लोक प्रशासन में लोक प्रशासन के क्षेत्र को सीमित किया जा रहा है ना। इन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट गवर्नमेंट हैव लिमिटिंग द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। नवीन लोक प्रशासन में प्रशासन के क्षेत्र को सीमित किया जा रहा है। अब प्रशासन में मुख्यतः 3 E's पर फोकस किया जाता है। 3 E's। नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली फोकस ऑन 3 E's। हाँ, इसमें ही लिख सकते हैं अपन। नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली फोकस ऑन 3 E's। 3 E's क्या है? 3 E's इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये 3 E's, ये क्वेश्चन भी पूछा गया शायद एक बार, मेरे को मतलब हो सकता पूछा क्या हो कि नहीं पूछा होगा, नहीं दे सकता। 3 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन कि नवीन लोक प्रशासन की 3 E's पद्धति क्या है ना। क्या है ये 3 E's? मतलब जो भी व्यक्ति है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा है वो कैसे करे? कुशलता, इफेक्टिवनेस, मितव्ययिता, कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट ला के दे, है ना। मितव्ययिता का उदाहरण है हनुमान जी। तेल किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। तो जलेगी भी किसकी? मतलब देखो, अपने एम्प्लॉयर ऐसा होना चाहिए जो एम्प्लॉय का, जिसने उसको नौकरी पर रखा है, उस व्यक्ति का 1 रुपए भी खर्च ना होने दे और रिजल्ट 100% ला के दे। हनुमान जी को ना तो तेल दिया गया था ना कपड़ा दिया गया था, सब कुछ उसी से लिए और उसी को फूंक के आ गए, तो रिजल्ट कैसा आया? 100%। तो यही अपेक्षा की जाती है सरकार का, आप कुछ ना लगने दे और सरकार को क्या दें? 100% रिजल्ट। मितव्ययिता, अरे मितव्ययिता में भी कुछ तो खर्च करना ही पड़ेगा। फिर क्या है? प्रभावशीलता, ठीक है, इफिशियंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, उससे काम करें आप। नेक्स्ट है लिखेंगे 21वीं शताब्दी में सोशल मीडिया के कारण प्रशासन पर जनता का अधिक नियंत्रण स्थापित हो गया है। सोशल मीडिया के कारण क्या लिखा? अधिक प्रभाव स्थापित हो गया है, अधिक प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो गया है। इससे भी लोक प्रशासन के क्षेत्र में कमी आई है ना। ड्यू टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन एंड सोशल रेवोल्यूशन, ब्रैकेट लिखेंगे सोशल मीडिया। ड्यू टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सोशल मीडिया।
public establish his control over the administration. Public establish his control over the administration. That is why the area of administration establish control over the administration. That is why area of administration decrease. अब देखो भाई, कोई भी आदमी अपने विवेक की शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे डर है ट्रोल हो जाएगा तुरंत ही। कुछ भी अगर थोड़ा भी इधर उधर किया तो तुरंत ट्रोल हो जाएगा। अब आदमी जाता भी है ऊपर वाली जेब में, कैमरा चालू करके रखता है, फिर बात करता है जाके, तो वो आधे तो वैसे ही डरे हुए रहते हैं, तो वो कोई स्टेटमेंट देने से पहले भी 10 बार सोचते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो नौकरी करने पे फोकस कम करता है, नौकरी बचाने पे ज्यादा फोकस करता है। बता रहा हूं ना, आदमी नौकरी करना कम, नौकरी काटना ज्यादा चाहता है। अब 15-20 साल और बची जाए और कट जाए। कई बार आपने लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, सुना है ना, ये वो इतनी और कट जाए बस सुकून से, हमको तो कहीं ऐसी जगह छोड़ दें जहां पे कोई इंस्पेक्शन करने ना आता हो। इंस्पेक्शन से बड़ा डर लगता है, समस्या है। और सही भी है, देखो आदमी ईमानदारी से भी काम करे तब भी मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी आदमी कोई भी काम करेगा, उससे गलतियां भी होंगी। जो काम करेगा उससे तो गलतियां होंगी, ये तो तय बात है, और जो नहीं करेगा उससे गलतियां नहीं होंगी। अब इंस्पेक्शन करने वाले को भी इतना समझना होगा कि वो केवल गलतियों पे ही फोकस ना करे, वो ये भी तो देखे इस आदमी ने किया क्या क्या है। पर इंस्पेक्शन करने वाले आते हैं तो इस हिसाब से आते हैं कि आपको चढ़ौती चढ़ाएगा ये, तो जितनी ज्यादा गलतियों को पॉइंट आउट करेंगे उतनी बड़ी चढ़ौती, नारियल के साथ लड्डू भी मांग सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें चलती हैं। नेक्स्ट, चलो छोड़ो, कितने पॉइंट हो गए? अरे बहुत है यार, अब कितने लिखोगे कि सीमा ही खत्म हो जाए। चलिए हेडिंग डालेंगे, प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लिख डालो, कोई भी 3 लिख लो, 3 या 4 बस, कोई भी 3 या 4 आपको लिख लेने, जो आपको सरल सरल लगे, इजीली याद हो जाए, वही 3-4 लिखो बस। ये लिख लो, ठीक है। अरे बिल्कुल सरल सरल है, 2-3 बातें बिल्कुल एक जैसी लिखनी अपने को।
ठीक है, हो गया। चल हाँ कोई बात नहीं, 2 मिनट और लो। चलिए क्वेश्चन लिखिए, कुछ घर से करके आने हैं। लिखेंगे, लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। बिना देखे लिखेंगे आप सभी लोग, है ना। ऑनलाइन वाले भी आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये कुछ सारे क्वेश्चन लिख करके भेजने आपको। आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। लोक प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण को स्पष्ट करें, है ना। नहीं, 10 शब्दों वाले हैं। हाँ ये 3 नंबर के, है ना। दूसरा, लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी हैं, है ना। what are the integrated approach of public administration and what are the major study method of public administration। हालांकि ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी अध्ययन पद्धति वाला, ठीक है। what are the major study method of public administration, हाँ 3 नंबर का ये भी, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी मेथड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को समझाइए। लोक प्रशासन के प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को समझाइए। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब 5 नंबर वाले ले लो। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को समझाइए। मैनेजियल अप्रोच। लिखेंगे 5 नंबर में, लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला, टिप्पणी करें। लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला, क्या करें, टिप्पणी, है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ आर्ट और साइंस, कमेंट। दूसरा, विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करें। व्हाट आर द मेन रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग नेशन। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका को स्पष्ट करें। इन डेवलपिंग नेशन। ऊपर लिख लो 10 मिनट, देखो ऊपर 10 मिनट। ये क्वेश्चन आपको 10 मिनट में करने हैं। आप घर पे जब भी करेंगे तो सिर्फ 10 मिनट का ही समय आप लेंगे इसमें। ये पूरे जो भी मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन को करने में आपको कितने मिनट का समय लगना चाहिए? हाँ सारों को। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, एक मिनट यानी 3 मिनट, और 7 मिनट में हो जाए। फिर मैंने 10 मिनट का समय दिया कि आप 10 मिनट में करें, टाइम लगा करके। चलिए भाई, कल मिलेंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है, मिलते हैं कल।